वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में चर्चा। लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ के आए थे? वियोजन अभिक्रिया के बारे में। अगर आपको वियोजन अभिक्रिया के बारे में डिटेल डिस्कशन देखना है तो आप इससे पहले वाले लेक्चर को आराम से देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए लेक्चर को विद न्यू एक्साइटमेंट एंड न्यू टॉपिक, जो कि हमारे पास है विस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहली बात, विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अगर दो लोगों में लड़ाई हो जाए, एक का वजन 40 किलो है, एक का वजन 90 किलो है, ठीक है, तो कौन किसको उठा के फेंक सकता है? क्या 40 किलो वाला 90 किलो को फेंक सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन 90 किलो वाला 40 किलो को फेंक सकता है। ठीक, यानी जो ताकतवर होता है वो कमजोर को भगा देता है, कमजोर को फेंक देता है, कमजोर को निकाल देता है, कमजोर को हटा देता है, जो ताकतवर होता है। ठीक, वही बात विस्थापन अभिक्रिया में होती है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जो अधिक सक्रिय यानी अधिक ताकतवर, अधिक क्रियाशील तत्व होता है, ठीक है, क्या अधिक क्रियाशील तत्व होता है, यानी जो ताकतवर तत्व होता है, ताकतवर एलिमेंट होता है, वो अपने से कमजोर एलिमेंट को, यानी अपने से कमजोर वाले तत्व को, जो अपने से कमजोर है, कम क्रियाशील वाला है, इसमें ताकतवर का मतलब है क्रियाशीलता से। ठीक है, अगर अधिक अभिक्रियाशील यानी ताकतवर, कम क्रियाशील कम ताकतवर। ठीक है, तो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से हटा देता है, भगा देता है, निकाल देता है, बहिष्कार कर देता है कि हाँ भाई अब मैं आ गया हूं, तू हट यहां से। ठीक, तो उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं कि हाँ भाई हमारे पास मतलब ये किस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे कि इसमें एक रिएक्शन है ए, कोई हमारे पास एलिमेंट है, बी सी हमारे पास कोई कंपाउंड है, यौगिक है। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होती है तो ए सी कंपाउंड बन जाता है और बी बाहर निकल जाता है, ये रिएक्शन हो रही है। ठीक, अब मान लीजिए कि इसमें ए जो है हमारे पास क्या है? मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है, यानी अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, लिखा हुआ है नीचे अधिक अभिक्रियाशील है। लेकिन बी जो है वो थोड़ा सा कमजोर है। किससे? बी से, ओ सॉरी ए से थोड़ा सा कमजोर है। तो ए क्या करेगा बेटे? जैसी कांटेक्ट में आएगा तुरंत बी को बाहर निकाल देगा और बी की जगह खुद का स्थान लेगा। बी सी जो है इसमें हमारे पास जलीय विलयन है। ठीक है, यौगिक कैसा है? ये जलीय विलयन है। ए हमारे पास एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो सीधी सी बात आप समझ गए होंगे, जो इसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है वो अपने से कमजोर या कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से भगा देता है और उसका स्थान ले लेता है, जैसे ए ने करा है। अब सी के साथ ए आ गया और बी को बाहर निकाल दिया। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि हाँ भाई ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, क्या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो अधिक अभिक्रिया, जिनमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से हटा देते हैं, भगा देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं, निकाल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाता है कि जब लोहे की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होती है, क्या लोहे की कॉपर सल्फेट, लोहे को हम जानते हैं, लोहे का जो हमारे पास प्रतीक होता है वो होता है Fe, इसको Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4। ठीक है, तो जब लोहे की अभिक्रिया CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ करी जाती है तो जो हमारे पास लोहा है वो तो ज्यादा ताकतवर है, कॉपर हमारे पास क्या है? कमजोर है। ठीक, तो ये क्या करता है? कॉपर को Fe क्या कहता है? बेटे कॉपर यहां से निकल, ये मेरी जगह है। तो FeSO4 बना लेता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है और इसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से भगा देता है। ठीक, लेकिन क्या आपके मन में एक बात आई, हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारे पास ये जो तत्व है ये अधिक अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है? तो इसके लिए भी वैज्ञानिकों ने जुगाड़ करके दिया कि वैज्ञानिकों ने तत्वों की क्रियाशीलता के आधार पर, यानी कि कौन ताकतवर है कौन नहीं है, उसके आधार पर एक श्रेणी बनाई जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी। ठीक है, क्या नाम है? सक्रियता श्रेणी, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर का एक मेन टॉपिक है।
ठीक है, सक्रियता श्रेणी में हम देखेंगे कि भाई जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो सबसे ऊपर होता है, जो कम ताकतवर है वो सबसे नीचे होता है, मतलब धीरे 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 करके नीचे हो जाता है। ठीक है, तो जो ताकतवर वाला है वो तो भगा देता है नीचे वालों को, लेकिन नीचे वाला कोई भी नहीं भगा पाता। अगर मेरे से कोई कह दे कि हाँ भाई ये Cu है और प्लस FeSO4 है, तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? नहीं हो सकती। क्यों? कॉपर कमजोर है भाई, कॉपर के अंदर जान ही नहीं है कि वो Fe को हटा सके, तो ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उल्टी रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉपर उतना कैपेबल नहीं है, उतनी ताकत नहीं है कि वो Fe को हटा सके। ओके, यू गॉट दिस पॉइंट। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है? जिंक और कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, जिंक लिया है, कॉपर सल्फेट, जिंक भी हमारा कॉपर से ताकतवर है। ठीक है, जिंक क्या करता है? कॉपर को उसके जलीय विलयन से भगाता है, ZnSO4 बनाता है और कॉपर बाहर। ठीक है, इसी तरीके से लेड में भी होता है। लेड और कॉपर क्लोराइड की अगर रिएक्शन कराई जाती है तो लेड हमारा ज्यादा ताकतवर है, कॉपर हमारा कम ताकतवर है, तो वो क्या करता है? वो कहेगा ओ कॉपर निकल, तो PbCl2 यानी लेड क्लोराइड बना लेता है और कॉपर हमारा बाहर। इस तरीके से क्या है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से भगा देता है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैं तो भूल गया। इसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अब बात करते हैं किसके बारे में? द्वि विस्थापन। ये आसान है, द्वि विस्थापन आसान है। विस्थापन, अगर विस्थापन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, द्वि विस्थापन में कुछ नहीं है, बहुत इजी रिएक्शन है समझने के लिए, बड़े आराम से समझी जा सकती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, केवल ये ऐसा करते हैं कि हाँ भाई मेरे मतलब एक 10 का नोट मेरे पास है, एक 10 का नोट दूसरे के पास है, तो मेरा 10 वाला नोट तुम रख लो और तुम्हारा 10 वाला नोट मैं रख लूं। या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल, आपके घर में आपकी बहन होगी, बिल्कुल, ठीक है, जिसकी है वो माने वो ठीक है, तो वो क्या करती है कि हाँ भाई वो पहले तो चिप्स ले आएंगी, तुम भी चिप्स ले आओगे, लेकिन बाद में कहेंगी कि हाँ भाई मुझे तेरा वाला चिप्स ज्यादा पसंद है, मैं तो वो खाऊंगी, तू मेरा वाला चिप्स खा ले। तो वही सेम काम कहानी होती है द्वि विस्थापन अभिक्रिया में कि हाँ भाई आयन, इसमें क्या होता है? आयन एक दूसरे से परिवर्तित आदान प्रदान कर लेते कि भाई तू मेरा आयन रख, मैं तेरा आयन रखूंगा। ए बी है, ए बी में क्या है? ए है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ठीक है, सी डी है, सी पॉजिटिव डी नेगेटिव इसमें। ठीक है, तो सी जो है वो किसके पास चला जाएगा? बी के पास चला जाएगा। ए किसके पास आ जाएगा? डी के पास आ जाएगा। तो ये क्या है? आयनों का आदान प्रदान हो गया। ठीक है, आयन्स क्या होते हैं? जिसमें क्या है? चार्ज होता है, जिसके ऊपर क्या होता है? आवेश होता है। ठीक, तो ए डी बन जाता है, ए तो चला गया डी के पास और सी चला गया बी के पास, तो ए डी बन जाता है और हमारे पास सी भी बन जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच, यानी अभिकारक क्या होते हैं? जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, जिनकी वजह से केमिकल, ठीक है, जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट, क्या बोल रहा हूं मैं, जो मतलब ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अभिकारक कहते हैं। तो जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है और नए यौगिक बनते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इसकी एक बात, खास बात है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया में एक खास बात है। क्या है? क्या हो सकती है? इसमें अवक्षेप बनता है। ठीक है, अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप होता है, अवक्षेप एक ऐसा पदार्थ होता है जो अघुलनशील हो। ठीक है, अघुलनशील यानी जो किसी में मिले ना। ठीक है, ये क्या है? एक तरह से आप कह सकते हैं जब लिक्विड से कोई ऐसा सॉलिड पदार्थ बन जाए, यानी द्रव से ऐसा कोई ठोस बन जाए जो किसी चीज में मिले ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, हेलो हेलो, मेरी आवाज को क्या हो गया? आ गई, वापस आ गई। चलो देखते हैं। हाँ तो भाई सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन है। ठीक है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। तो ये क्या करते हैं? सोडियम भैया कहते हैं सोडियम भैया, बेरियम से कहते हैं भैया मेरे को क्लोरीन चाहिए। ठीक है, सोडियम कहता है मतलब बेरियम कहता है ठीक है, तो तुम मुझे सल्फेट दे दो। तो बेरियम तो चला जाता है सल्फेट के पास, सोडियम चला जाता है क्लोरीन के पास, तो बेरियम सल्फेट बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, यानी आयनों का आदान प्रदान हो जाता है।
क्या, आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। ठीक, और आयनों का आदान प्रदान होना ही क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अच्छा एक बात और देखो, मैंने अभी बताया था अवक्षेप क्या होता है, जब सॉलिड यानी जलीय विलयन से हमें क्या मिल जाए, कोई ऐसा ठोस मिल जाए, ठीक है, ठोस 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 सॉलिड, ठीक है, कोई ऐसा सॉलिड मिल जाए जो घुलनशील ना हो, जो किसी चीज में मिला ना, अघुलनशील हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दोनों एक्वस है, एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन है, ठीक है, एस का मतलब होता है सॉलिड है। तो जब हमने रिएक्शन करवाई तो दो एक्वस सॉलिड, दोनों की जलीय विलयन से एक सॉलिड मिला, जो कि क्या है, एक सफेद अवक्षेप है, अवक्षेप पदार्थ बन रहा है। ठीक, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड Ki, ठीक। तो इनकी जब रिएक्शन करवाई जाती है क्या होता है, लेड वाले भैया कहते हैं मेरे को आयोडाइड चाहिए, पोटेशियम कहता है ठीक है रख लो, मैं नाइट्रेट ले लूंगा। तो वो क्या करता है, लेड जो है आयोडाइड के पास चला जाता है, PbI2 बनाता है, और जो हमारे पास पोटेशियम है वो NO3 के NO3 नाइट्राइट आयन बना, नाइट्रेट आयन बना लेता है, नाइट्राइट निकल रहा है, ठीक है। अब इसमें भी देखो एक्वस सॉल्यूशन है दोनों, यानी जलीय विलयन है दोनों के, और बना क्या है, एक सॉलिड बना है, पीला अवक्षेप बना है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब लिक्विड से कोई सॉलिड बनता है और ऐसा सॉलिड जो किसी में मिले ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। ठीक, तो दोनों रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होंगी। पहली वाली में क्या होता है, पहली वाली रिएक्शन में जो अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया में होता है जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है, यानी ए जो इसमें पावरफुल था वो बी को हटा देगा, बी बाहर निकल जाएगा और AC बन जाएगा। ठीक, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि हाँ भाई दोनों यौगिकों भी, दोनों यौगिक हैं, दोनों यौगिकों के बीच में आदान प्रदान होता है आयनों का, ठीक है, कि हाँ भाई तू मेरा आयन रख मैं तेरा आयन रखूंगा। बी कहते हैं AB और CD है, तो A जो है वो D के पास चला जाएगा और C जो है वो B के पास आ जाएगा, तो बन जाता है AD प्लस CB। और एक बात, इसमें जो है विस्थापन अभिक्रिया में समानता अवक्षेप का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मल में नहीं बनते, नॉर्मल मतलब समानता, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में निश्चित है अक्सर एक घुलनशील अवक्षेप बनता ही बनता है, ठीक है, एक अघुलनशील अवक्षेप बनना ही होता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में बनता है, ठीक है। और अब तो आज के लेक्चर में इतना ही। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया के बारे में, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में विद ए न्यू टॉपिक, जो कि हमारे पास क्या होने वाला है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी एक रिएक्शन के अंदर ही उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो जाए तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कमेंट करेंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा।